जून 1993 मुंबई पुणे हाईवे पर खपोली के पास झाड़ियों में छोटे बच्चे की लाश मिली। पुलिस की छानबीन करने पर पता चला कि वह लाश करीब 1 साल के बच्चे बंटी की थी। बंटी अकेला नहीं था। 1990 से लेकर 1996 के दौरान जैसे कई बच्चे वेस्टर्न महाराष्ट्र के आसपास से गायब हुए थे और गायब होने के कुछ महीनों बाद उनकी बॉडीज सुनसान इलाकों में पाई गई। इनके साथ क्या हुआ था, कौन था इन सारी घटनाओं के पीछे, तो हम एक्सपोज करेंगे। इन सभी बच्चों की हत्याओं के पीछे 3 चालाक औरतें थीं। एक मां अंजना बाई और उसकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा। अंजना बाई 1973 में नासिक से अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आई थी और वहां उसने अपने बेटी रेणुका को जन्म दिया था। रेणुका के पैदा होते ही उसके पिता, जो एक ट्रक ड्राइवर थे, वे रेणुका और अंजना बाई को छोड़कर फरार हो जाते हैं। अंजना बाई को मामूली चोरी चकारी करने की पहले से ही आदत थी। वह चोरी चकारी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। बुरे वक्त के बाद अंजना बाई ने मोहन नाम के इंसान से शादी की। मोहन एक रिटायर्ड सोल्जर था। 1975 में मोहन और अंजना की भी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम सीमा रखा गया। अंजना बाई की चोरियां रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। मोहन को कई बार पुलिस का सामना करना पड़ रहा था और इस बात से तंग आकर उसने अंजना बाई को छोड़ देने का फैसला किया। कुछ ही समय में मोहन ने दूसरी शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। लेकिन अंजना बाई और उसकी बेटियां उसे भुला नहीं पाई और बदले की आग में हमेशा जलती रहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में अंजना बाई की चुनौतियां बढ़ती ही गईं और उसने अपने बेटियों को भी चोरी करना सिखा दिया। कई सालों तक ये तीनों महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में मशहूर मंदिर में चतारा और त्योहारों में शामिल हुआ करते थे। जब सब भक्ति में लीन होते तब ये तीनों चोरियां करते। ऐसे तैसे करके अपना खर्चा चलाते। चोरी करना तो इनका रूटीन हो गया था। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया, इनके पाप का घड़ा ज्यादा ही भर गया। 1989 में रेणुका की शादी किरण सिब्दे नाम के एक टेलर से हो जाती है। इसके बाद भी चोरियां कम नहीं हुई थी। एक दिन सन 1990 में रेणुका चतुरसिंगी मंदिर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। उसे इस बार लगा कि जेल जाना उसका तय है। तभी उसे एक सातिर ख्याल आया। जब लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए तो रेणुका ने कहा, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई हूँ। भला मैं एक माँ हूँ, मैं इतने छोटे बच्चे के साथ हूँ, मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। इस तरह से अपने बेटे का इस्तेमाल करके रेणुका तो सजा से बच ही गई थी, साथ में उसने सिंपैथी भी कमा लिया था। रेणुका के चेहरे पर शैतानों जैसी मुस्कुराहट थी। उसने सोचा चोरी भी कर लिया और पकड़ी भी नहीं गई। और अपनी माँ और बहन को जब उसने यह बात बताई तब इस घटना से प्रेरित होकर उसकी माँ और बहन और रेणुका ने खुद एक नई साजिश रची। छोटे बच्चों को एक ढाल या डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करके चोरी से बच निकलना इनका मुख्य ट्रिक हो गया था। इसलिए उन्होंने बच्चों का अपहरण करना शुरू कर दिया। मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से छोटे बच्चों को किडनैप करने लगे। उनके विक्टिम यूजुअली 1 से 5 साल के गरीब बच्चे होते थे, जिनके माता पिता के पास अपने बच्चों को ढूंढने के लिए ना ही कोई साधन होता था, ना ही कंप्लेन करने की कोई ताकत हो पाती थी। जहां कंप्लेन फाइल हो भी जाती थी तो ब्लैक ऑफ एविडेंस के चलते सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती थी। 1991 में एक भिखारी के बच्चे को किडनैप किया गया, जिसे पुणे लाकर संतोष नाम दे दिया गया। और जब सीमा कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में चोरी करते पकड़ी गई, तब सीमा की मां अंजना बाई ने भीड़ का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए संतोष को नीचे गिरा दिया। महज 1 साल का बच्चा जो नीचे गिरता है और उसे बहुत ज्यादा चोटें आती हैं और वह जोर जोर से रोने लगता है, और वही होता है जो माँ बेटी चाहते थे। इधर संतोष जोर जोर से रोने लगता है और भीड़ का ध्यान संतोष की ओर चला जाता है और सीमा अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन संतोष को बहुत चोटें आई थी। महज 1 साल का बच्चा दर्द को कैसे सहन कर पाता। इधर अंजना बाई सकते में आ जाती है और सोचती है अगर संतोष लगातार चिल्लाता रहा तो कहीं उसका भांडा ना फूट जाए। तो एक बिजली के पोल पर जाकर संतोष के सर को लगातार धक्के मारती है और संतोष के सर को लगातार तब तक धक्के मारती है जब तक संतोष मर नहीं जाता। और इसी तरह सेम हाल एक गौरी नाम के 1 साल की बच्ची का भी किया गया था। और इन्होंने 1990 से लेकर 1996 तक लगभग 40 बच्चों को इसी तरीके से मारा था।
और भी एक शर्मसार कर देने वाली वाकयात सामने आती है जब ये तीनों एक बच्ची के टुकड़े टुकड़े करके बैग में भरकर ऊषा टाकीज फिल्म देखने चले जाते हैं और वहीं लेडीज रूम पर बैग छोड़कर आ जाते हैं। शायद अंजना बाई, रेणुका और सीमा के पाप का घड़ा भर चुका था। यह एक दिन ऐसा कदम उठा देते हैं जिससे इन्हें काल कोठरी में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। यह अपने पूर्व पिता और अंजना बाई के पूर्व पति मोहन, जिसने प्रतिभा नाम की महिला से शादी कर ली थी और उसकी 9 साल की बेटी क्रांति को उन्होंने गायब कर दिया था, और इसी शक के दायरे में ये लोग रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। तब तीनों माँ बेटियों को आभास हो जाता है कि हमारी छिपने में ही भलाई है, और यह अक्टूबर 1996 में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहन के प्रति और भी अंजना बाई और इन दोनों बेटियों का नफरत और भी तेज हो जाता है और ये और भी बड़ी साजिश में लग जाते हैं, और जल्द ही नवंबर 1996 में अंडरग्राउंड से वापस बाहर आ जाते हैं, जिनके साथ सीमा का पति भी होता है, और यह मोहन के छोटी बेटी को अगवा करके मर्डर करने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस ने इनके नासिक के घर पर रेड किया तो उन्हें बच्चों के कुछ खिलौनों के साथ कपड़े मिले जिन पर खून लगे हुए थे। इससे पुलिस का शक और भी गहरा जाता है। पूछताछ के दौरान तीनों औरतों ने ऐसा मासूम शक्ल बनाया हुआ था कि जैसे हर गुनाह से बेखबर हों। पुलिस ने काफी जोर लगाया और तब सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। तब उसने कबूल कर लिया कि उन्होंने मिलकर मोहन और प्रतिभा की बेटी क्रांति का अपहरण और मर्डर भी किया था और उसकी बॉडी को पुणे में एक गन्ने के खेत में दफना दिया था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्ट यानी CID इन चारों के पीछे अपराध की जांच पड़ताल में लग जाती है, क्योंकि जो कपड़े उनके घरों से बरामद हुए थे वह सब अलग अलग साइज के थे। इससे यह साबित हो गया था कि उनके कई सारे विक्टिम्स थे। दूसरी ओर केस में टर्निंग पॉइंट तब आता है सजा के डर से किरण शिंदे नासिक कोर्ट में अपने आप को एक गवाह के रूप में पेश करता है। उसने अपने पत्नी, सास और साली की हर करतूतों से पर्दा उठा देता है और पुलिस को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि घटनाओं के टाइमलाइन और तीनों के किए हुए चोरी, अपहरण और खून के किस्से। किरण ने पुलिस को उन सभी जगहों की भी जानकारी दी जहां बच्चों की बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए फेंका गया था। किरण के सहयोग के कारण कोर्ट उसे माफ कर देती है। साल 1997 में कार्रवाई के बीच कस्टडी में अंजना बाई की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। इस समय तक ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई थी। जब ट्रायल शुरू हुआ तब किरण के अलावा 150 गवाहों के स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन द्वारा रिकॉर्ड किए गए। जून 2001 कोल्हापुर सेशंस कोर्ट फाउंड रेणुका इन सीमा गिल्टी ऑफ 13 किडनैपिंग एंड 6 मर्डर्स ऑन ग्राउंड ऑफ द अवेलेबल एविडेंस, और इसी कारण दोनों बहनाओं को सजाएं मौत सुनाई जाती है। 2004 में उनकी डेथ सेंटेंस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बहनों की अर्जी को ठुकराते हुए फांसी की सजा बरकरार रखी। इसके बाद सीमा ने 2008 में और रेणुका ने 2009 में अपने मल्टी पिटीशन फाइल किए, और काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी के बाद 2014 में प्रेसिडेंट ने इनकी मल्टी पिटीशन को खारिज कर दिया। दोनों सिस्टर्स ने अपने लवर की मदद से बॉम्बे हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट दायर की कि उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए। उनका कहना था, इतने सालों तक हम प्रेसिडेंट के जवाब का इंतजार करते रहे और हर रोज मानसिक दबाव का सामना करते रहे, क्योंकि हम हर दिन मौत की डर से जी रहे थे। 18 जनवरी 2022 के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन सभी चीज़ों को सुना और यह माना कि इन्हें बहुत लेट से जवाब मिला है और ये दोनों बहनें लगातार मौत की डर से मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं, इसलिए इनके मौत के सजा को जीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आपका बड़ा भाई मिलता है किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।